नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। और करंट अफेयर्स सेशन के अंतर्गत लगभग 30 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और इन 30 कक्षाओं की यदि हम बात करें तो इनमें से 7 से 8 कक्षा बिहार राज्य विशेष की हुई है। ठीक है, तो बिहार राज्य विशेष के आप कह सकते हो कि लगभग पिछले एक वर्ष की यदि हम बात करें तो 60 से 70% जो करंट अफेयर्स था बिहार राज्य विशेष का, योजनाओं को छोड़कर उसको हमने अभी तक सफलतापूर्वक कवर कर लिया है। बाकी के जो बचे हुए हैं वो नियमित हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब 1 से 2 कक्षा शायद और हो बिहार राज्य विशेष की। इसके बाद हम संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को पिछले एक वर्ष को अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो भी चीज़ें हो जाएं, साथ ही साथ हमारा बिहार का। और उसी में बीच में बिहार को हम रिवीजन के तौर पर रखेंगे, क्योंकि रिवीजन परीक्षा में बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस प्रकार से करंट अफेयर्स का एक जो बहुत बड़ा सेक्शन है वहाँ पर हमारी जो चिंताएँ हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग अभी उपस्थित हैं, कुछ नहीं उपस्थित हैं। उपस्थित हो जाएं धीरे धीरे और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है और इसी प्रश्न के बारे में हमें डिस्कशन करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहान मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? बिहान, यहाँ पे मोबाइल ऐप जिसकी बात हो रही है उसका नाम है बिहान। ठीक है, तो बिहान ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चलें बताएं, बिहान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, कोविड टीकाकरण से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। बिहान ये जो मोबाइल ऐप है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो चलें बताएं, बिहान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? उपरोक्त में से किससे संबंधित है आपको बताना है। चलें बताएं, इसमें से कौन सा सही है वो आपको जवाब देना है। चले जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है? इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है? चले फास्ट जवाब दें। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बिहान मोबाइल ऐप। बिहान मोबाइल ऐप की बात हो रही है। विकल्प में क्या क्या है? बागवानी, कृषि, कोविड टीकाकरण, परिवहन। यहाँ पर आपको बता दें कि जब इस मोबाइल ऐप की बात हो रही है तो इसका जो संबंध है वो है कृषि और बागवानी से। ठीक है, ए और बी दोनों से है। कहने का मतलब है कि ई विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? बिहान। तो बिहान का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा सकता है आपसे। BI से होता है बिहार, ठीक है। H से होता है हॉर्टिकल्चर। A से यदि हम बात करें तो हो गया है एग्रीकल्चर, ठीक है। और N से यदि हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको भी नोट कर लीजिएगा, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो याद रखना है हमें, बिहान ऐप का संबंध है कृषि से, बागवानी से, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से। ये तीनों आपको याद रखना है। आपके प्रश्न में 2 दिया हुआ था, ये तीसरा भी आपको याद रखना है कि इन तीनों से इसका संबंध है। और जब हम बात करते हैं इसके संबंध की तो याद रखना है BI फॉर बिहार, H फॉर हॉर्टिकल्चर, A फॉर एग्रीकल्चर, N फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, हूबहू ऐसे इसी प्रकार से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज तीसरी बार इसकी चर्चा हो रही है। अभी तक के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में तीसरी बार इसकी चर्चा हो रही है और आज मैं चाहता हूं कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हो जाए। इस प्रश्न से यदि कोई भी प्रश्न बन जाए, पद्म पुरस्कारों से संबंधित कोई भी प्रश्न बन जाए तो आप आसानी से हल कर सकें, उस लायक आपकी तैयारी हो सके। और आपको याद रखना है कि पद्म पुरस्कारों से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में बिहार के कितने लोगों को, वर्ष याद रखना है अवश्य, वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में बिहार के कितने लोगों को वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है आपको बताना। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 1 2 3 4 ये 7 या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ना है फिर जवाब देना है। देखो, आप में से किसी एक छात्र ने कमेंट किया था, उसको समस्या थी पद्म पुरस्कारों से संबंधित, और
जिस छात्र ने कमेंट किया था उनका था कि सर आपने 2 बार पद्म पुरस्कारों की बात की है, दोनों में नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि शायद यदि प्रिंटिंग मिस्टेक रहा हो तो मैं गलती मानता हूं, क्योंकि यदि वर्ष ना दिया रहा, क्योंकि शायद वर्ष दिया रहा हो, कंफर्म नहीं है कि उस प्रश्न में वर्ष की बात हुई थी, वर्ष 2020 या 21 नहीं हुई थी, इसके बारे में हमें नहीं जाना है। ठीक है, हम एक बार फिर से आपको समग्रता से बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना है और यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। बात यह थी कि वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए दोनों के लिए जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो नवंबर 2021 में दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना है। हालांकि 2020 के पुरस्कारों की घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन दिए कब गए? 2021 में दिए गए। तो नवंबर 2021 में जहां 2020 के लिए दिए गए, उसी के साथ साथ 2021 में जिनको पद्म पुरस्कार मिला है उनको भी दिए गए। अब पद्म पुरस्कारों की जब बात आती है तो आपको याद रखना है, पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। ठीक है, अब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो 3 हैं, इनमें से यदि हम बात करें 2020 की, तो 2020 यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वर्ष 2020 के लिए बिहार को कितने पद्म पुरस्कार मिले, तो आपको बताना है 8। यदि आपसे पूछ लिया जाए वर्ष 2021 के लिए बिहार को कितने पद्म पुरस्कार मिले, तो आपको बताना है 5। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 2020 के लिए यदि बात किया जाए तो टोटल पद्म पुरस्कार 8 दिए गए। यदि 2021 के लिए बात किया जाए तो टोटल पद्म पुरस्कार 5 दिए गए बिहार को, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या वर्ष 2021 में कोई पद्म विभूषण दिया गया बिहार के किसी व्यक्ति को? नहीं, वर्ष 2021 में कोई भी पद्म विभूषण किसी भी बिहार के नागरिक को नहीं दिया गया। क्या वर्ष 2020 में दिया गया था? जी हां, वर्ष 2020 में दिया गया था। किसको दिया गया था? जॉर्ज फर्नांडीज का नाम मैंने आपको बताया था, जॉर्ज फर्नांडीज का नाम याद रखना है। इनको पद्म विभूषण वर्ष 2020 में दिया गया था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या पद्म भूषण जो है ये 2020 में दिया गया बिहार के किसी व्यक्ति को, तो वर्ष 2020 की यदि हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं दिया गया। वर्ष 2020 में सिर्फ एक पद्म विभूषण मिला था बिहार को और 7 पद्मश्री मिले थे, कुल संख्या मिलाकर 8 होती है। तो 2020 में कुल 8 पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिए गए थे बिहार को, जिनमें से एक जॉर्ज फर्नांडीज को पद्म विभूषण, बाकी के 7 अन्य थे जिनमें संजय कुमार गुहा, विमल कुमार जैन, शांति जैन, डॉक्टर शांति रॉय, श्याम सुंदर शर्मा, रामजीत सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, इन सबको जो है पद्म पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2020 में। ठीक है, अब इनके क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें संजय कुमार गुहा, साइंस और टेक में इनको दिया गया, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, साइंस और टेक में दिया गया, पटना से संबंधित हैं। दूसरा आ रहा है विमल कुमार जैन, मुंगेर से संबंधित हैं, मुंगेर से संबंधित हैं, सोशलिस्ट हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शांति जैन की यदि हम बात करें तो इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, इनको बोला जाता है फोक क्वीन ऑफ बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। तो कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। इसके बाद डॉक्टर शांति रॉय की यदि हम बात करें तो मेडिसिन, गोपालगंज से संबंधित हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। श्याम सुंदर वर्मा की यदि हम बात करें तो पटना से हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया। फिर रामजीत सिंह है, रामजीत सिंह को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया, मुंगेर से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। वशिष्ठ नारायण सिंह की बात करें तो इनको भोजपुर से संबंधित हैं और साइंस और टेक के लिए इनको भी यह पुरस्कार मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ वर्ष 2021 की बात आती है। 2021 की यदि हम बात करें तो रामविलास पासवान को यदि हम बात करें 2021 में रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिला है। तो याद रखना है, रामविलास पासवान को क्या मिला है? पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं दुलारी देवी। दुलारी देवी का नाम आपने सुना होगा। दुलारी देवी का संबंध है मिथिला पेंटिंग से और ये है मधुबनी की। कहाँ की हैं? मिथिला पेंटिंग से संबंधित हैं, मधुबनी की हैं। इसके बाद बात आता है रामचंद्र माझी। रामचंद्र माझी की यदि हम बात करें तो नाच एक प्रकार का नाट्य होता है, तो नाट्य के लिए इनको दिया गया, विशेष रूप से ये सारण से संबंधित हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। तो रामचंद्र माझी का नाम याद
रखना है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की बात आती है तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की जब हम बात करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, भागलपुर से संबंधित हैं। इसके बाद बात आती है मृदुला सिंह। मृदुला सिंह जो है ये गोवा की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं और कला और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहार के जितने भी जीआई टैग हैं, सॉरी बिहार के जितने भी पद्म पुरस्कार हैं उनकी यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहली बात क्या याद रखना है, वर्ष याद रखना है। वर्ष 2021 में टोटल 5 पुरस्कार दिए गए, ठीक है। वर्ष 2020 की बात करें तो 8 पुरस्कार दिए गए। सबसे पहली बात संख्या क्लियर होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें यह याद रखना है कि जब हम 2021 की बात करते हैं तो हमें पद्म विभूषण कोई नहीं मिला है, हमें पद्म भूषण और पद्मश्री मिला है, ठीक है। वर्ष 2020 की जब हम बात करते हैं तो हमें पद्म विभूषण मिला है और पद्मश्री मिला है, ठीक है। अब एक जो देखो, क्योंकि पद्मश्री पहले 7 मिला था, इस वर्ष हमें 4 मिला है, तो पद्मश्री तो हमें याद रहेगा, ठीक है। एक व्यक्ति जिन्होंने पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त किया है उनका नाम पता होना चाहिए। तो 2021 में पद्म भूषण रामविलास पासवान, 2020 में पद्म विभूषण जॉर्ज फर्नांडिस, ये नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। इसके साथ साथ ये जो व्यक्ति हैं इनके क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो आज पद्म पुरस्कारों से संबंधित जो आपका डाउट था ये क्लियर हो गया और अब पद्म पुरस्कारों से संबंधित किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके नाम पता होना चाहिए, सबके क्षेत्र पता होना चाहिए। यदि आपको नाम और क्षेत्र पता है तो आप कोई भी प्रश्न यहां से बनेगा निश्चित रूप से आप हल कर लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है हाल ही में बिहार के कितने लोगों को वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण मिला है। आपको पता है पद्म विभूषण 2021 में बिहार के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प, मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर है, क्योंकि 2021 में 1 पद्म भूषण मिला है और 4 पद्म श्री मिले हैं। अब यहां से कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट पद्म पुरस्कारों का नहीं होना चाहिए। डाउट क्लियर करके जाइएगा। यदि अभी भी कुछ आपके डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है, फिर से क्लियर किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार की किस बच्ची ने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार के प्रमुख के तौर पर कार्य किया। यूनिसेफ बिहार के प्रमुख के तौर पर किस बच्ची ने कार्य किया आपको बताना है एक दिन के लिए। बताएं, यहां पे कुछ नाम दिए हुए हैं, आदित्य सिंह, अनुष्का, आद्या, ये थोड़ा सा नाम गलत है, आद्या है ADYA, ठीक है, इसको जो भी आप पढ़ते हो, आद्या कुमारी, सुमन, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चले बताएं, चले जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है आपको जवाब देना है। आदित्य सिंह, अनुष्का, आद्या कुमारी या सुमन, इनमें से कौन सी बच्ची है जिन्होंने यूनिसेफ बिहार के प्रमुख के तौर पर एक दिन तक कार्य किया, इनका नाम आपको बताना है। सबसे पहले आप जानते होंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, क्या शायद आपको याद हो कि यूनिसेफ की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म होता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, विशेष रूप से बच्चों के लिए ये संस्था कार्य करती है, ये आपने पिछली कक्षा में जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस बच्ची ने कार्य किया, तो आपको बता दें इसका नाम है आद्या कुमारी। ये नाम आपको याद रखना है, ADYA, आद्या कुमारी ने इस रूप में कार्य किया है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो आद्या कुमारी का नाम आपको याद रखना है। दूसरा यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक नाम देखने को मिल रहा है अनुष्का। अनुष्का क्यों चर्चा में है, अनुष्का नामक बच्ची बिहार में क्यों चर्चा में है, आपको बता दें कि शिवहर जिला है, शिवहर का कुम्हर पंचायत है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शिवहर का जो कुम्हर पंचायत है, शिवहर जिला है और शिवहर जिला का कुम्हर पंचायत है। इस पंचायत में 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने सरपंच का चुनाव जीता है। मतलब आप कह सकते हो बिहार की सबसे कम उम्र की सरपंच हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की सरपंच हैं और ये संबंधित कहाँ से हैं, कुम्हर गांव शिवहर से ये संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। बिहार में वर्तमान समय में 3 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन पिलाया जा रहा है,
यह किस बीमारी से बचाव हेतु है? बताएं, यह किस बीमारी से बचाव हेतु है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताएं किस बीमारी से बचाव हेतु है, इसको आपको बताना है। मैं मेडिसिन के बारे में लिख दे रहा हूं कौन सी है, तब तक आप बताएं इनमें से कौन सा सही होगा। चलें बताएं, इनमें से किस बीमारी के लिए ये 3 दवाएं हैं जिनमें इबरमेक्टिन, डाइइथाइल कार्बामाइजिन और एल्बेंडाजोल, ये 3 दवाएं हैं। इन 3 दवाओं के मिक्सर को पिलाया जा रहा है और यह सभी के लिए है। बिहार के सभी नागरिकों को, आप कह सकते हो बिहार के जुड़े हुए सभी नागरिकों के लिए है। सिर्फ इसमें छूट किसको है? इसमें छूट है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, साथ ही साथ जो माताएं आप कह सकती हैं कि जो गर्भवती हैं, गर्भवती महिलाओं को छोड़कर। तो याद रखना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर बाकी सभी को ये मेडिसिन दी जा रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है बिहार के 3 जिलों से। और यदि 3 जिलों की यदि हम बात करें तो औरंगा, शेखपुरा और शिवहर, ये 3 जिले हैं जहां से इसकी शुरुआत की गई है। तो आपको बताना है कि ये किस बीमारी से रोकने के लिए है, किस बीमारी से बचाव हेतु है। जापानी बुखार, हाथी पांव रोग, रेबीज या मलेरिया, काली खांसी, किससे रोकने के लिए ये है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, यह जो बीमारी है एक उष्णकटिबंधीय बीमारी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय बीमारी है। और विशेष रूप से इसका जो एक अन्य नाम है उसको बोलते हैं लसिका फाइलेरिया, इसको बोलते हैं लसिका, कहीं कहीं इसी नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, फाइलेरिया। ठीक है, तो लसिका फाइलेरिया ये जो बीमारी है इसी के बचाव हेतु है। लेकिन अभी भी आपको पता लगाना है कि यह कौन सी बीमारी है। आपको बता दें, लसिका फाइलेरिया में क्या होता है, शरीर के जो अंग होते हैं वो असामान्य तरीके से बढ़ते हैं, असामान्य तरीके से शरीर के अंगों का विकास होता है। यह एक वेक्टर जनित रोग है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है हाथी पांव रोग की, हाथी पांव रोग या लसिका फाइलेरिया, जिस भी नाम से आप जानते होंगे, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके लिए 3 दवाएं दी जा रही हैं। कौन कौन सी? इबरमेक्टिन, डाइइथाइल कार्बामाइजिन और एल्बेंडाजोल, ये 3 दवाएं दी जा रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात कर ले कहां कहां शुरुआत हुई है इसकी, तो शिवहर, औरंगाबाद और शेखपुरा, इन 3 क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई है। चले इसको बताएं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो बिहार से होकर गुजरेगा, इसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, आप जानते हो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, तो ये जो एक्सप्रेसवे बिहार से होकर गुजरेगा इसकी लंबाई बिहार में कितनी है ये आपको बताना है। आपको बता दें, बिहार में यदि हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ठीक है, 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब ये 4 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है औरंगाबाद से जयनगर। ठीक है, औरंगाबाद से जयनगर जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई है 271 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेसवे यदि हम बात करें तो रक्सौल से कोलकाता 135 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा एक्सप्रेसवे बिहार में यदि हम बात करें तो बक्सर से भागलपुर 350 किलोमीटर। तो 3 एक्सप्रेसवे ये हो गए। एक एक्सप्रेसवे आपका है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। तो बिहार में कुल 4 एक्सप्रेसवे हैं जिनकी लंबाई आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे 271 किलोमीटर, रक्सौल कोलकाता एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर। तीसरा आपको नोट करना है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 350 किलोमीटर। और चौथा आपको बताना है कि इसकी लंबाई बिहार में कितनी है। बताएं इसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है। देखो, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो कुल लंबाई इसकी है 650 किलोमीटर। कितनी है?
650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन इनमें से 416 किलोमीटर जो लंबाई है वो सिर्फ बिहार में है। तो याद रखिएगा, ये 416 किलोमीटर लंबाई सिर्फ बिहार में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के किस जिले से प्रवेश करता है, तो आपको याद रखना है बिहार में ये गोपालगंज से प्रवेश करता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ से ये बिहार में समाप्त होता है, तो आपको याद रखना है कि ये बिहार में किशनगंज से समाप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में ये एक्सप्रेसवे गोपालगंज से प्रवेश करेगा और किशनगंज में समाप्त होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। लंबाई है 416 किलोमीटर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, ये जो एक्सप्रेसवे है गोरखपुर सिलीगुड़ी, ये 100% 100% ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड, याद रखिएगा, ये 100% ग्रीन फील्ड है। अब बहुत सारे लोग होंगे, आप सुनते होंगे ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड क्या होता है? आपको बता दें, जब किसी एक्सप्रेस वे या किसी सड़क या किसी राजमार्ग के साथ ग्रीन फील्ड जुड़ जाए, इसका मतलब है कि वो जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वह एकदम नवीनतम है, पहले उस रास्ते पर कोई भी सड़क नहीं थी, मतलब एकदम नवीनतम है, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। तो 100% ग्रीन फील्ड मतलब ये नया रास्ता ही है 100%। यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है और इसी से पहले मान लीजिए ये 2 लेन थी, अब इसी से होकर यदि एक्सप्रेस वे जाता है, ठीक है, फिर आगे नया, यहाँ से नया बनता है, यहाँ तक था सड़क, यहाँ से ये नया बना है। कहने का मतलब इसका कुछ अंश जो था वो पहले से बना था, तो इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड। याद रखिएगा, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड का मतलब हो गया कि उसका कुछ हिस्सा पहले था, मतलब उसको जब रिपेयरिंग आप करते हो एक प्रकार से, उसको आप बोलते हो ब्राउन फील्ड। मतलब कोई एक्सप्रेस वे जब बनता है, मान लीजिए पहले से कोई सड़क थी, ठीक है, अब इसी के ऊपर कोई एक्सप्रेस वे बन गया, तो इसको आप बोलोगे ब्राउन फील्ड। मतलब पहले से वहां पे सड़क थी, पहले से वहां पे आधार था, बस उसी को आपने और विकसित किया है, इस तरह को बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड यदि 100% बोला जाए, मतलब 100% नई सड़क है। यदि बोला जाए 50% ग्रीन फील्ड, मतलब 50% पहले से बना हुआ था और 50% ग्रीन फील्ड है, मतलब नया रास्ता है। तो याद रखिएगा, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड क्या होती है, कभी भी पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी इतनी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, भारत का प्रथम संस्थान कौन सा है जहां बीटेक की पढ़ाई अब हिंदी में होगी? भारत का वह कौन सा संस्थान है जहां पर बीटेक की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, आपको बताना है। चलें बताएं, भारत का वह कौन सा संस्थान है जहां पर बीटेक की पढ़ाई अब हिंदी में होगी? बीटेक आप जानते हो इंजीनियरिंग डिग्री है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभियांत्रिकी। तो अभियांत्रिकी की जो पढ़ाई है वो अब हिंदी में होगी, ये कहाँ पे शुरू हुआ है बताएं? कहाँ पर शुरू हुआ है? आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुजफ्फरपुर, एमआईटी मुजफ्फरपुर। देखो, सबसे पहली बात हो रही है बीटेक को हिंदी में शुरू करने की, तो इसकी घोषणा सबसे पहले किया था आईआईटी बीएचयू ने। किसने किया था? आईआईटी बीएचयू ने सबसे पहले घोषणा किया था, और इन्होंने बताया था कि वर्ष 2023 तक हम इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। मतलब वर्ष 2023 से आईआईटी बीएचयू के जो भी छात्र इच्छुक होंगे वो हिंदी माध्यम में भी अभियांत्रिकी कर सकेंगे, अभियांत्रिकी का कोर्स कर सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरा आता है एनआईटी पटना। एनआईटी पटना ने क्या कहा? एनआईटी पटना ने कहा कि हम ये जो कोर्स है ये 2022 से ही प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पे यदि हम देखें तो क्या बोला जा रहा है, भारत का वो प्रथम संस्थान कौन सा होगा जहां बीटेक की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू होगी? तो पहले कहां शुरू हो रहा है, आईआईटी बीएचयू में या एनआईटी पटना में? पहले शुरू हो रहा है एनआईटी पटना में, क्योंकि 2022 से, तो इसका जवाब होगा एनआईटी पटना। ठीक है, यदि आपसे बोल दिया जाता कि घोषणा किसने की थी सबसे पहले, तो घोषणा तो सबसे पहले बीएचयू ने की थी, और इन्होंने बताया था कि वर्ष 2023 से इस कोर्स को ये आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार के कुछ अन्य उत्पाद हैं जिनको राज्य सरकार जीआई टैग प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। वो उत्पाद आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाल ही में जो इनको आवेदन किया गया है निश्चित रूप से स्वीकार भी किया जाएगा और आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा। जैसे एक है मिष्ठान जिसको बोलते हैं बालूशाही, ठीक है। और बालूशाही की यदि हम बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है सीतामढ़ी की, और सीतामढ़ी की बालूशाही के लिए राज्य सरकार ने जीआई टैग की मांग की है। दूसरा है नालंदा की बावन बूटी, नालंदा की बावन बूटी, और नालंदा की बावन बूटी को भी जीआई टैग देने की बात की गई है, मांग की गई है। तीसरा है गया का पत्थर शिल्प, गया का जो पत्थर शिल्प है इसके लिए भी यही मांग की गई है। और गया के पत्थर शिल्प के बाद यदि हम बात करें तो भोजपुर है, भोजपुर का एक मिष्ठान होता है जिसको बोलते हैं खुरमा, तो भोजपुर के खुरमा के लिए भी जीआई टैग की मांग की जा रही है। तो सीतामढ़ी के बालूशाही के लिए मांग की जा रही है, भोजपुर के खुरमा के लिए मांग की जा रही है, गया के पत्थर शिल्प के लिए और नालंदा की बावन बूटी के लिए राज्य सरकार ने जीआई टैग की मांग की है। अब जीआई टैग की मांग की है तो आपको पता होगा बिहार में पहले से कई सारे जीआई टैग हैं, जैसे सिलाव खाजा हो गया, भागलपुर सिल्क हो गया, कतरनी चावल हो गया, जर्दालू आम हो गया, मगही पान हो गया, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग हो गई। तो बिहार में दर्जनों जीआई टैग पहले से दिए गए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जिनके लिए नई मांग की जा रही है इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसको बताएं, बिहार में प्रत्येक माह किस तिथि को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा? बताएं, बिहार में प्रत्येक माह को किस तिथि को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा? और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब आपका लाइव सेशन आज समाप्त होता है, जब भी समाप्त होता है उसके तुरंत बाद आपकी एक कक्षा आयोजित की गई है, लाइव कक्षा, उसमें प्लीज़ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उसमें हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो टेस्ट आपका हुआ है उससे संबंधित कुछ चर्चा होगी। टेस्ट के साथ साथ हम परीक्षा को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से ले सकते हैं, जो हमें गैप मिला है, जो ये समय मिला है, उसका हम किस प्रकार से मैक्सिमम यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो जिनको जो छात्र इच्छुक हैं वो रुक सकते हैं, अन्यथा आप जा भी सकते हैं। तो जैसे ही ये सेशन समाप्त होता है, चाहे ये 12 बजे समाप्त हो रहा हो, चाहे 11 बजे समाप्त हो रहा रात्रि के, उसके तुरंत बाद लाइव सेशन पर व इसी पर ही आप जो है यूट्यूब पर ही मिलेंगे और यूट्यूब पर ही हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताएं, चलें, क्या बोला जा रहा है? बिहार में प्रत्येक माह किस तिथि को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा? परिवार नियोजन दिवस की बात हो रही है। आप जानते हो परिवार नियोजन दिवस की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बिहार की जो जनसंख्या है इसकी वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को परिवार नियोजन से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसकी जो शुरुआत है, यदि हम बात करें किस दिन होगी, तो प्रत्येक माह के 21 तारीख को ये परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। तो याद रखना है 21 तारीख, ए विकल्प सही उत्तर है। और आपको पता होगा कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था आंकड़ों के अनुसार कि वर्तमान समय में फर्टिलिटी रेट कितना है बिहार में, तो वर्तमान समय में 3.0 है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रतिस्थापन दर क्या है, तो प्रतिस्थापन दर है 2.1 तक हमें लेकर जाना है। 2.1 होने का मतलब हो जाता है कि जनसंख्या ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, तो हमें फर्टाइल रेट 2.1 तक लेके जाना है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक लेके जाना है और वर्तमान समय में बिहार का 3.0 है। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम किस जिले में बन रहा है? ओढ़नी डैम किस जिले में बन रहा है ये आपको बताना है। चले बताएं, बिहार में कहां पर ओढ़नी डैम बन रहा है ये आपको बताना है। बांका, जमुई, भागलपुर या औरंगाबाद, कहां पर बन रहा है ये आपको बताना है। चलें बताएं, कहां पर यह बन रहा है? देखो, आपने पिछले दिनों पढ़ा था कि बिहार में पहला रोपवे जो बनाया गया है, रोपवे, ये राजगीर में बनाया गया है। आपने पढ़ा था
कि बिहार का पहला रोपवे राजगीर में बनाया गया है। आपको बता दें बिहार में दूसरा रोपवे भी बन गया है, और बिहार का जो दूसरा रोपवे बना है ये बना है मंदार हिल्स के पास। कहाँ पे बना है? मंदार हिल्स में। अब ये जो दूसरा रोपवे जो मंदार हिल्स में बना है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि मंदार हिल्स कहाँ पर है? मंदार की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपको देखने को मिलती है बांका जिले में। तो कहने का मतलब है कि जो ये ओढ़नी डैम है ये भी बांका में है, और हाल ही में याद रखिएगा बिहार का जो दूसरा रोपवे है वो मंदार हिल्स की पहाड़ियों में या मंदार की पहाड़ियों में या मंदार हिल्स में बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में इसी मंदार हिल्स में जैव विविधता संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। इसको भी आपको याद रखना है कि जैव विविधता संरक्षण केंद्र भी बांका के मंदार हिल्स में बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओढ़नी डैम हो गया, मंदार हिल्स हो गया, बांका हो गया। ठीक है, अब इसको बात बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों का हिस्सा नहीं है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानकों की जो संस्था है जिसको बोलते हैं काइट्स, तो इनमें से कौन सा है जो कैट्स का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा है जो कैट्स का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। और कैट्स का फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो इसका होता है ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जो कि 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके माध्यम से जो टाइगर रिजर्व होते हैं यदि वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं तो उनको इस कैट्स की सूची में शामिल किया जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों का हिस्सा नहीं है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, चलें बताएं, इनमें से कौन सा है? जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है जो इसका हिस्सा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय मानकों का जो हिस्सा नहीं है, मतलब काइट्स का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। चलें, सबसे पहले कैट्स का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि इसको नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, और 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखो आपको बता दें वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में यदि हम बात करें तो 53 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं 51 ही हैं। जी हाँ, अभी 51 ही हैं, क्योंकि 2 टाइगर रिजर्व जो नए बनाए गए हैं उनको अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा मान्यता नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो उन्होंने अभी सूचित नहीं किया है, हालांकि राज्य सरकार की तरफ से घोषणा हो चुकी है। तो टोटल 51 टाइगर रिजर्व हैं, और जो 51वां टाइगर रिजर्व बना था इसका नाम था, आपको पता होगा, मेघमलई श्री विलुपुत्तूर टाइगर रिजर्व। मेघमलई श्री विलुपुत्तूर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में आता है। ये भारत का 91वां टाइगर रिजर्व था। जो 2 नए बने थे इसमें एक था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये था रामगढ़ विषधारी राजस्थान में। एक दूसरा टाइगर रिजर्व था जो छत्तीसगढ़ में था, आपको पता होगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, दोनों को हमें याद रखना है। ठीक है, गुरु घासीदास और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व दोनों हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सभी के सभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हाल ही में शामिल हुआ है, सुंदरबन, दुधवा, काजीरंगा ये पहले से थे। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसमें शामिल हो चुका है, यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, पता होना चाहिए। और आपको बता दें भारत के 51 टाइगर रिजर्वों में से यह आप कह सकते हो मानक सिर्फ 14 टाइगर रिजर्व प्राप्त कर पाए हैं, और जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये 14वां टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा किया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं।
इसको बताएं। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के आईआईटी पटना का स्थान क्या है? बताएं। भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, जिसको आज बोलते हो आप शिक्षा मंत्रालय, पहले आप बोलते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो उसी के द्वारा ये जारी की जाती है। और आपको बताना है हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के आईआईटी पटना का स्थान क्या है? बिहार के आईआईटी पटना का स्थान क्या है, ये आपको बताना है। चलें बताएं। और आपको बता दें, बिहार का जो आईआईटी पटना है पूरे भारत के 100 सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में शामिल एकमात्र कॉलेज है और इसका स्थान था 91वां। ठीक है, तो ये स्थान था पूरे भारत का, यदि हम कह लें पूरे बिहार का एकमात्र कॉलेज है जो टॉप 100 की सूची में जगह बना पाया है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें 2 कैटेगरी और याद रखना है। इसी संस्थान को इंजीनियरिंग की कैटेगरी में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी थी रिसर्च की कैटेगरी में इसका स्थान 47वां है। और ओवरऑल यदि हम इसके स्थान की बात करें तो 91वें स्थान पर यह विद्यमान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। ब्रह्मा योनि की पहाड़ियां बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? बताएं। ब्रह्मा योनि की पहाड़ियां बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, आपको बताना है। चलें बताएं। ब्रह्मा योनि की पहाड़ियां बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? चलें बताएं। 4 जिले आपके दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने फैसला लिया था कि ये 200 नगर वन बनाएंगे, पूरे भारत में 200 नगर वन बनाएंगे। क्यों नगर वन बनाएंगे? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों के प्रदूषण को कम करने के लिए शहरों में वन की आवश्यकता थी, जिनको नगर वन नाम दिया गया था। पूरे भारत में 200 नगर वन की बात की गई थी और इसी को देखते हुए बिहार में भी यदि हम बात करें तो नगर वन बन रहे हैं, जिनमें सबसे पहले बना था ब्रह्मा वन। और ये जो ब्रह्मा वन बना था ये कहाँ पे बना था? ये बना था ब्रह्म योनि की पहाड़ियों पर। तो ब्रह्मा वन जो ये बना है ब्रह्म योनि की पहाड़ियों पर, तो आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है, तो आपको बता दें ये उस शहर पर है जो शहर आपके फल्गु नदी के किनारे है। तो फल्गु नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर है? फल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बात आती है गया की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें गया में रबर डैम भी बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। रबर डैम का भी निर्माण गया में हो रहा है, तो याद रखना है ब्रह्म वन या ब्रह्म सिटी फॉरेस्ट कहाँ पे बना है? गया में बना है, ब्रह्म योनि की पहाड़ियों पर बना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको बताएं। जीविका दीदियों की चाय कंपनी बिहार में किस नाम से रजिस्टर्ड हुई है? बिहार सरकार की एक योजना है, आप जानते होंगे, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो लोग कार्य करने वाले होते हैं उनको जीबी बोला जाता है। ठीक है, जीविका प्रोजेक्ट, इसी को जीविका प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। और ये जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, सबसे पहले आपको बता दें ये किशनगंज में हुई है। कहाँ पे हुई है? किशनगंज में रजिस्टर्ड हुई है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस नाम से रजिस्टर्ड हुई है, महानंदा, बिहार चाय, महालक्ष्मी या जीवन अमृत, तो आपको बताना है कि ये जो है जीविका दीदियों की ये चाय कंपनी जो है किस नाम से रजिस्टर्ड हुई है, बताएं। चलें जवाब दीजिएगा। देखो, जैसे मैंने बताया कि बिहार सरकार की योजना है बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जीविका दीदी होती हैं, जो लोग इसमें कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं उनको बोला जाता है। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के ग्रुप के द्वारा पहली बार चाय की कंपनी स्थापित की है, रजिस्टर्ड की गई है किशनगंज में। तो उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम है महानंदा। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? बताएं। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा, आपको बताना है। बताएं। 4 स्थान हैं, इनमें से बताएं।
इनमें से बताएं कहाँ पर बनेगा। और अभी आपको पता होगा कि मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, बताया था पद्म पुरस्कारों में, रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी, और रामचंद्र मांझी मैंने आपको बोला था कि एक नाट्य से जुड़े हैं, ठीक है, और इनको पद्म पुरस्कार मिला था। और ये उसी जिले के हैं जहां पर ये कार्गो टर्मिनल बन रहा है। तो बताएं, रामचंद्र मांझी जो कि नाट्य से जुड़े हैं, इनको पद्म पुरस्कार भी मिला है और वर्ष 2021 में इनको पद्म पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ के हैं, जहां से संबंधित हैं ये, वहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आपको बता दें, रामचंद्र मांझी जो कि नाट्य से संबंधित हैं, जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, ये संबंधित हैं सारण से, और सारण में ही सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताएं। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा है, कह लीजिए, इसको लिखा है 2 से 3 लोगों ने मिलकर। तो किसने लिखा है ये आपको बताना है, किसके द्वारा ये लिखी गई है ये आपको बताना। जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? विमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद, अरुंधति रॉय, कैलाश सत्यार्थी, किसके द्वारा ये लिखी गई है? बताएं, किसके द्वारा यह लिखी गई है? विमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद, अरुंधति रॉय, कैलाश सत्यार्थी। आपको बता दें ये लिखी गई है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा, मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। बिहार के किस शहर में हाल ही में रामायण सर्किट ट्रेन के प्रमुख स्टेशन, बिहार के किस शहर को हाल ही में रामायण सर्किट ट्रेन के प्रमुख स्टेशन में शामिल किया गया? रामायण सर्किट ट्रेन के प्रमुख स्टेशन में किसको शामिल किया गया आपको बताना है। नालंदा, भोजपुर, गया, सीतामढ़ी। ये सीतामढ़ी है, बताएं। आप जानते होंगे ये जो ट्रेन थी, यदि हम बात करें तो ये दिल्ली से रामेश्वर के बीच चलती है, रामेश्वरम के बीच चलती है, और इस बीच में पड़ने वाले जो भी तीर्थ स्थल होते हैं उसको इनमें समाहित किया जाता है, इनकी लिस्ट में समाहित किया जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से हुई थी। तो बताएं, IRCTC इसको चलाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार का वो कौन सा स्थान है जो इसमें जोड़ा गया? तो आपको बता दें, नालंदा, भोजपुर, गया या सीतामढ़ी में से कौन सा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया सीतामढ़ी। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक बिहार सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? देखो, पिछले दिनों हमने आपको बताया था चक बिहार के बारे में कि चकबंदी से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको शायद ही ध्यान हो कि किसने बनाया है, क्योंकि उस दौरान बताया गया था। तो आपको ध्यान दिलाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए इस प्रश्न को एक बार फिर से रखा गया है। तो आपको बताना है कि चक बिहार सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? IIT पटना, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, किसके द्वारा तैयार किया गया है ये आपको बताना है। चलें बताएं, किसके द्वारा तैयार किया गया है? किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है ये आपको बताना है। IIT पटना, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। देखो, यहाँ पे बात हो रही है चक बिहार चकबंदी सॉफ्टवेयर की, तो इसको तैयार किया था IIT रुड़की ने। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। IIT रुड़की ने इसको तैयार किया था। इससे चकबंदी जो है वो आसान हो जाएगी और कम समय में आसानी से चकबंदी का कार्य किया जा सकेगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वृद्ध नागरिकों का रहन सहन भारत के किस राज्य में सबसे बेहतर है? वृद्ध नागरिकों का रहन सहन, और ऐसे में भी उन क्षेत्रों में जहां पर 50 लाख से ज़्यादा आबादी वृद्ध जनों की है, उन क्षेत्रों की बात हो रही है। तो 50 लाख से ज़्यादा आबादी वृद्ध जनों को की रखने वाला वो राज्य कौन सा है जो पहले स्थान पर है? बताएं। सबसे बेहतर देख रेख कहां पर है वृद्ध जनों की, किस राज्य में है, ये आपको बताना है।
देखो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपके विकल्प में दिए हुए हैं राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इन्हीं में से आपको बताना है। तो इसमें आपको बता दें कि इस श्रेणी में तो बिहार आपका बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नंबर 1 स्थान पर है राजस्थान, नंबर 2 स्थान पे है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है बिहार। तो वृद्धजनों की दृष्टि से यदि हम देखें तो बिहार का स्थान सम्मानजनक है, श्रेष्ठ स्थान पर है। तीसरे स्थान पर बिहार है, पहले स्थान पर राजस्थान है। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, बताएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं कहां पर स्थित है ये? चले जवाब दीजिए। देखो ये आपको देखने को मिलेगा पटना में, तो ए विकल्प सही उत्तर है। इसकी चर्चा हमने क्यों किया? क्योंकि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम जो बन रहा है वो इसी संस्थान के अंदर बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम जो बन रहा है इसी संस्थान के अंदर पटना में बन रहा है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। तो याद रखिएगा, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में बन रहा है। उड़ान योजना के तहत बिहार का पहला हेलीपोर्ट किस स्थान पर बनेगा? बताएं। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, बताएं बिहार का पहला हेलीपोर्ट किस स्थान पर बनेगा, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको जवाब देना है। समस्तीपुर, पटना, बोधगया, छपरा, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। देखो भारत का यदि हम बात करें पहला हेलीपोर्ट, या क्योंकि बिहार की बात हो रही है तो बिहार के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो बिहार का जो पहला बन रहा है वो तो बन रहा है बोधगया में। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत का पहला हेली हब कहाँ बन रहा है, तो आपको याद रखना है गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा अनुरक्षण ऐप का संबंध किससे है? अनुरक्षण ऐप का संबंध किससे है ये आपको बताना है। अनुरक्षण ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सड़कों की मरम्मत से, पुल की देखरेख, वन्य जीवों की देखरेख, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अनुरक्षण ऐप का संबंध किससे है ये आपको बताना है। बताएं, अनुरक्षण ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखो अनुरक्षण ऐप की बात करें तो विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों की देखरेख के लिए, ग्रामीण सड़कों की देखरेख के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो कहने का मतलब है सड़कों की देखरेख से संबंधित, और सड़कों की देखरेख की बात करते हैं तो ए विकल्प आपका आता है। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के वो व्यक्ति कौन हैं, बिहार के नहीं, आपसे ऐसे पूछा जाए प्रश्न कि ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम बताओ जिन्होंने बिहार के राज्यपाल की भी भूमिका निभाई हो और भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम जिन्होंने बिहार में राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया हो और बाद में राष्ट्रपति बनाए गए हों। ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखना है। और सभी छात्र जो भी इच्छुक हैं वो अगले सेशन के लिए रुक सकते हैं। अगला सेशन आपकी क्लास के तुरंत बाद इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें हम टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आगामी कक्षाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा की रणनीति के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो जिनके पास समय है आप उपस्थित हो सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।